Cracking CUET PG is not just about what you know, it is more than that. It is about how you think. And one of the units that want you to think is research. I am Vivek Pant and your mentor at Power Within Psychology. I'm back with another video on research and statistics. Now we are going to see second part of important topics of research and statistics today because it wants you to think, it wants you to understand the logic behind the research. So I'm back again to make you understand the important topics that will come in your CUTPG exams. So today what we are going to do, we are going to study about different types of sampling and type 1 and type 2 error. After that, we will also understand how to solve the questions, right? We will solve the questions together and we will see how we can answer them, right? Let's start. So, research and statistics, important topics. First of all, before going on to types of sampling, let's try to understand what is population, right? हमें पता है कि जितने भी लोग होते हैं, है ना, वो पॉपुलेशन का हिस्सा है ना? अगर हम नॉर्मली बात करें, कॉमन सेंस की बात करें तो दैट इज पॉपुलेशन. नाउ इन रिसर्च व्हाट इज पॉपुलेशन इज कि आप जिन लोगों को पढ़ना चाहते हो, आप जिन लोगों पे रिसर्च करना चाहते हो, जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, है ना, वो कौन है? वो आपकी पॉपुलेशन है. ठीक है. अब मान लो आपको रिसर्च करनी है किन लोगों पे? जिनको कैंसर है ना? तो अब आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी जितने भी लोग हैं जिनको कैंसर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉपुलेशन आपको स्टडी करनी है ऑन CUET PG स्टूडेंट्स, है ना, जो साइकोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. अब जितने भी लोग साइकोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है, राइट? अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली में जितने भी लोग हैं जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी दिल्ली में बच्चे हैं जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरा पॉपुलेशन है. अगर मैं बोल दूं कि जितने भी 25 साल के बच्चे हैं जो दिल्ली में UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरा टारगेटेड वो है जिन पे मैं रिसर्च करने वाला हूँ. तो पॉपुलेशन क्या हो गई? सारे के सारे बच्चे जो दिल्ली के हैं, है ना, जो UPSC कर रहे हैं और जो 25 साल के हैं. सो पॉपुलेशन क्या है? वो ग्रुप जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, जिनको आपको पढ़ना है. ठीक है. अब पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. हाउ? मान लो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई पर्टिकुलर कॉलेज में, है ना, मान लो श्री राम है, लेडी श्री राम, उसी में मुझे करना है. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जितने भी साइकोलॉजी के बच्चे हैं उन पे रिसर्च करनी है. अब द थिंग इज, इसमें जितने भी बच्चे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में, वो सारे फाइनाइट में आते हैं बिकॉज यू कैन स्टिल काउंट देम, यू कैन स्टिल नो कि वो कितने हैं, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इतने बच्चे हैं. किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आप कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की लिस्ट होगी, है ना, जो जो आप फाइंड कर पाओगे, है ना. तो काउंटेबल कब बोलेंगे? जब उन लोगों को आप निकाल सकते हो, उन सबकी लिस्ट आप जान सकते हो, उन कौन कौन कितने लोग हैं आपको पता होने सकते हैं, है ना. दैट इज काउंटेबल. नाउ इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट वो पॉपुलेशन है जिनमें आपको नहीं पता चल सकता कि कितने लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग जो आज तक टीवी चैनल देखते हैं, ठीक है, अब मुझे क्या पता वो कितने देखते हैं, है ना. आई कैन नॉट फाइंड हाउ मेनी पीपल वॉच अ पर्टिकुलर शो और अ टीवी सीरियल, राइट, और अ न्यूज चैनल. ठीक है. ये सब चीजें मुझे नहीं पता चल सकती, है ना. ओशन में कितने फिशेज हैं नहीं पता चल सकते. दे आर इनफाइनाइट, है ना. सो ऑल दोज थिंग्स आर इनफाइनाइट. अब ठीक है. अब पॉपुलेशन पे हमेशा याद रखना क्या होता है? पैरामीटर होता है. क्योंकि पॉपुलेशन, है ना, जो है उसकी खुद की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, है ना. एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, बीट एवरेज, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, है ना. पॉपुलेशन की खुद की होगी. और ये पॉपुलेशन में जो है सारे के सारे लोग आपने लिए हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ही लोग लिए, है ना. आपने जितने लोग लिए हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन के पार्ट है ना. तो इसमें से जो भी आप डिस्क्रिप्टिव मेजर निकालते हो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, है ना. और ये चेंज होगा नहीं. क्योंकि क्यों नहीं चेंज होगा? पैरामीटर, पैरामीटर फिक्स क्यों रहता है?
है ना? क्यों? क्योंकि आपने पूरा पॉपुलेशन से लिया है ना? और पॉपुलेशन तो सेम ही रहेगी। अगर पॉपुलेशन में 1 लाख लोग थे, ठीक है? तो 1 लाख लोगों का अगर आपने लिया तो उतना ही निकलेगा हमेशा 1 लाख लोगों को, बार-बार भी लोगे तो। तो पैरामीटर फिक्स है। ये तो नहीं बोला जा रहा कि 1 लाख से बढ़ रहे हैं और 1 लाख से घट गए हैं, है ना? ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है 1 लाख के अलावा 90,000 से आप ले लो, नहीं तो 1,10,000 लोगों से ले लो। नहीं, 1 लाख ही पॉपुलेशन है, 1 ही लाख से आप कर रहे हो, तो सेम ही रहने वाला है पैरामीटर। फिर आता है सैंपल, ठीक है? अब मान लो कि आपके पॉपुलेशन में 1 लाख लोग थे, ठीक है? बट आप इन 1 लाख लोगों में से सारे 1 लाख का वो नहीं ले पाओगे डेटा। क्यों? टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा जाना है, उतने लोगों पे आप वैसे भी पहुँचने नहीं वाले, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक सैंपल लोगे, है ना? एक छोटा-सा हिस्सा लोगे 1 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों से एक छोटा-सा हिस्सा लोगे, जो क्या करते हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो इस 1 लाख लोगों की तरह, ठीक है? कुछ ना कुछ उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक हो। सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि सारे के सारे यूपीएससी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे दिल्ली से हैं, सारे के सारे 25 साल के हैं। ये मेरी पॉपुलेशन थी, उसी के सैंपल का ये था, है ना? तो सैंपल क्या बन जाता है हमारा, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है ना? क्योंकि हमें पॉपुलेशन की निकालनी थी चीजें, बट हम पॉपुलेशन को ले नहीं सकते थे, तो हमने सैंपल ले लिया। तो सैंपल हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, क्योंकि सैंपल से क्या होगा, सैंपल से हम एस्टिमेट करेंगे, है ना? स्टैटिस्टिक्स लगा के एस्टिमेट करेंगे कि भाई सैंपल का तो इतना आ रहा है, पॉपुलेशन का भी इतना ही होगा, है ना? ये जानने के लिए। तो सैंपल क्या करता है, हमें एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि पॉपुलेशन की भी इतनी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल सैंपल में अगर मीन आता है, एवरेज आता है 30, तो आप इससे बोलना क्या चाह रहे हो, इससे ये बोलना चाह रहे हो कि ये 30 आपका मीन आया है, ये 30 के अराउंड ही आपके पॉपुलेशन का ही मीन होगा। क्यों? क्योंकि आप सैंपल से अंडरस्टैंड करना चाहते हो पॉपुलेशन को, क्योंकि आप सैंपल नहीं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन नहीं ले सकते, इसलिए सैंपल लेना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये लिखा है कि सैंपल एक सबसेट है पॉपुलेशन का, इसमें आप पैरामीटर की जगह क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स करते हो, और ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है पैरामीटर को, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स जो है वेरी कर सकती है सैंपल टू सैंपल, है ना? क्यों वेरी कर सकती है, मान लो पहली बार आपने सैंपल लिया वो कुछ और लोग थे, दूसरी बार लिया वो कुछ और लोग थे, तीसरी बार लिया वो कुछ और लोग थे, तो जरूरी थोड़ी है कि तीनों में आपको एक ही तरीके के लोग मिले। अलग अलग लोग हैं तो स्कोर भी तो अलग अलग होंगे, है ना? अलग अलग स्कोर होंगे। तो आपका जो सैंपल का जो भी आपका वो आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगी, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, बट उन वैल्यूज चेंज होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कितना क्या है आपका पॉपुलेशन का पैरामीटर है। अब इसमें ही स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, इसमें स्टैंडर्ड एरर ये होती है कि बार बार जब आप सैंपल ले रहे हो, मान लो एक बार लिया, 2 बार लिया और 3 बार लिया, पहली बार जब आपने लिया 30 मीन आया, उस सेकंड बार तब आपने लिया तो 25 आया, अगली बार 35 आया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि हर बार जब आप सैंपल ले रहे हो तो सैंपल कितने से डिविएटेड है ना? 5 से डिविएटेड है, आपको यहाँ लग रहा है यहाँ से भी 5 से डिविएटेड है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज सिंपली कि आप बार बार सैंपल लेते हो, तो कितने से सैंपल बार बार डिविएट हो रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर इज सिंपली अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल, ये भी कह सकते हैं हम, है ना? नाउ सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग हमें पता है, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस। सैंपल क्या था जो हमने लिया था, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दी सैंपल, ठीक है? सैंपल को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, सैम्पलिंग है, ठीक है? क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सारी एट्रीब्यूट्स हों उसके अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन की, और अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए ऑफ सैंपल। अगर नहीं है तो आप नहीं दिखा पाओगे किसी भी तरीके की चीजें, है ना? सही से आपकी पी वैल्यू भी नहीं आएगी, सही से आपकी वैल्यूज भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा सैंपल था, मान लो बहुत छोटा था दिखाने के लिए, है ना? तो बड़ा सैंपल चाहिए होता है, हमेशा याद रखना। सैंपल अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, पी वैल्यू जो है आपकी घटेगी, है ना? पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप बड़े से बड़ा सैंपल लोगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे किसके, एक्चुअली में
सिग्निफिकेंट डिफरेंस आने के, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आने के, एविडेंस के, ठीक है, ज्यादा सैंपल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटा सा सैंपल लोगे तो हो सकता है 1 लाख लोगों में अगर आप 100 ही लोग ले रहे हो तो हो सकता है 100 लोग बहुत एक्सट्रीम के लोग हो, है ना। बट जब आप 100 से 1,000 बना देते हो, 10,000 बना देते हो, अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आप चीज फाइंड करना चाहते हो फाइंड हो जाए, वो मिल जाए आपको इतने में से, है ना। हो सकता है 100 में ना मिले, बट जितना ज्यादा कवर करोगे उतना तो मिलेगा ही, क्योंकि वो उतना क्लोज आता जाएगा पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है ना। इसलिए आपको ज्यादा सैंपल लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल लोगे तो एक तरीके से वो पॉपुलेशन के क्लोज आ रहा है। जितना पॉपुलेशन के क्लोज आ रहा है उतना बेटर प्रिडिक्टर होगा वो पॉपुलेशन की पैरामीटर का, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगे तो पी वैल्यू भी कम हो जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ऐसी ही अगर आपको और भी लॉजिक समझना है और भी चीजें समझनी है तो यू कैन ऑल्सो टेक आर ब्रह्मास्त्र सीयूईटी पीजी क्रैश कोर्स, है ना। इसमें आपको हर यूनिट के, एवरी यूनिट, फर्स्ट टू 12 यूनिट्स, एवरी यूनिट, नॉट जस्ट वन, उनके रिविजन क्लासेस मिलेंगे आपको, रिविजन, ठीक है। आपको रिसर्च में ऐसे ही हर चीज के पीछे आई हैव टॉट यू ऑल द लॉजिक्स, ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर देयर एज टू हाउ टू थिंक इन रिसर्च। एक बार आप उन वीडियोस को गो थ्रू करोगे, I assure you, you will not have any problem in understanding the logics. At the same time, I'm also teaching you psychological testing, where I will also talk about कि क्या reliability है, क्या validity है, how do you differentiate between them. I know how difficult it can be to differentiate between different kinds of validity, content validity, construct, convergent, all those things, right? I will make you understand that. At the same time, you're also getting 70 plus mock tests. 70 plus, that is not a small number, right? 70 plus mock test, है ना, जिसमें से आधे से ज्यादा आपको बहुत सारे, नॉट जस्ट यूडीपीजी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। And if you are actually doing all these paper, I assure you, you will have the boost in your performance you have never seen before, right? At the same time, you will also be getting different group strategy sessions on Sundays to understand कि आपकी difficulty क्या है and how you could deal with them. You are also getting important topics for each units, right? There are videos with important topics कि क्या क्या आते हैं, क्या क्या pattern रहा है. So Brahmastra will actually be a Brahmastra for you to crack your CUTPG exam, right? Other than that, we also have our Lakshya crash course and also Lakshya course. Both are integrated, right? It has everything. It has long classes which has everything, right? Each unit, right? For every university, Christ, Jamia, SPAT, CUTPG, सब कुछ ये cover करता है. It is one for all, right? सारे PG related exams, Lakshya course is the one that you can go for. And it also helps you for your round 2 preparation, not just आपके written exam. It will also be there for you अगर आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर योर इंटरव्यूज एंड ऑल। इसमें आपको बुक्स मिलेंगी, वेब मटेरियल मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉक सीरीज मिलेंगी, है ना। 1-to-1 आप डाउट सेशंस कर सकते हो, लाइव क्लासेस तो है ही है, राइट। दिस इज अ लॉन्ग टर्म कोर्स, राइट। अगर आपको फुल फ्लेजेड अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र इज अ रिविजन कोर्स, राइट। Then we have different exams as well. As you know that psychology has different exams that are happening. We have bachelors, right, masters, we have MA, MPhil, we have UGC, NET and GATE. We give all in one preparation you will get on our website, right? Everything is here, right? For masters we have Lakshay, for Safalta we have MPhil, MA clinical psychology, for UGC, NET, GRF we have Sankala, right? For all of these, if you want more information, you can go on to our website or you can check our web portal. There you will be understand about how the courses are, what the features are. And with that, let's continue our session. So types of sampling में सबसे पहले आता है probability and non probability. We know both of the types. So probability क्या होता है? सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट कि हर इंडिविजुअल का 50% इक्वल चांस है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे मेरे सैंपल में, ठीक है। अगर मैं 100 सैंपल ले रहा हूं, 1000 सैंपल ले रहा हूं, तो हर इंडिविजुअल का चांस है दैट दैट पर्सन विल बी सेलेक्टेड इन माय सैंपल, है ना।
तो इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस है हर बंदे का सैंपल में इंक्लूड होने का। तो मैं इसमें किसी भी इंसान को अपने बायस के हिसाब से नहीं चूज कर रहा कि ये अच्छा होगा, ये बेटर होगा तो इसको ले लेता हूँ, नहीं, रैंडमली चूज कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या बढ़ती है, इससे वैलिडिटी बढ़ती है ना, जनरलाइजेशन बढ़ता है ना, और सबका इक्वल चांस होता है। अब 4 तरीके के इसके बेसिक टाइप्स होते हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। ठीक है, जब मैं सिंपल रैंडम की बात करता हूं तो सिंपल रैंडम हमेशा फाइनाइट पॉपुलेशन पे होता है, जहां पे आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपके पास एक चेकलिस्ट होती है लोगों की, है ना, आपके पास पूरी लिस्ट होती है जितने भी आपके पास पॉपुलेशन में लोग हैं, और उनको क्या करते हो आप, किसी कंप्यूटर में डालते हो या किसी और मेथड से क्या करते हो, रैंडमली नामों को पिक करते हो। ठीक है, एकदम रैंडमली नामों को पिक किया और जो भी आया उसको इंक्लूड कर लिया अपने पॉपुलेशन पे, है ना। किस पे हो सकता है, फाइनाइट पॉपुलेशन पे हो सकता है, लार्ज पॉपुलेशन पे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हाई इंटरनल वैलिडिटी भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे भी चेंज हो रहा है ना, मान लो कोचिंग और साइकोलॉजी के स्कोर, तो साइकोलॉजी के स्कोर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी इंसान का साइकोलॉजी का स्कोर बढ़ के 80 हो गया कोचिंग के बाद, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 80 जो इसका स्कोर आया है, जितने भी इसके स्कोर्स बढ़े हैं वो बस कोचिंग की वजह से बढ़े, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बढ़े, और किसी रैंडम किसी चीज की वजह से नहीं बढ़े, कोई गेसिंग की वजह से नहीं बढ़े, या किसी और कंफाउंडिंग एरर की वजह से नहीं बढ़े। जो भी बड़े हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बड़े। ठीक है, तो दैट इज योर इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा है तो मतलब जनरलाइजेशन ज्यादा है ना। एक्सटर्नल को और क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल भी कहते हैं, जनरलाइजेशन ज्यादा है। फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नाउ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हमेशा याद रखना nth टर्म, kth टर्म, है ना, अगर ऐसे वर्ड्स लिखे जाएं, है ना, तो हमेशा याद रखना दैट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, दीज आर द कीवर्ड्स। अगर ये नहीं बोला जाता तो बोल देता है स्ट्रैटा है ना, एक पॉपुलेशन में ग्रुप्स हैं डिवाइडेड, अगर ऐसा कुछ भी बोल रहा है तो डायरेक्ट सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है ना। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या बोलता है कि आपका जो टोटल पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है ना। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब है जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन में वो अलग अलग हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब आप नॉर्मली भी देखते हो तो हमारे पूरे पॉपुलेशन में, मान लो इंडिया हमारी पॉपुलेशन है, तो इंडिया में सारे के सारे लोग, सारे के सारे स्टेट्स डिफरेंट नहीं है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, है ना, है ना, बहुत सारे कल्चर्स हैं, स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। तो पॉपुलेशन खुद में हेट्रोजीनियस है, बट इसी के अंदर मैं मान लूं स्टेट्स, पंजाब, दिल्ली, है ना, हरियाणा, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट खुद के अंदर, पंजाब में जितने भी लोग हैं वो सारे सेम सेम है, विच इज होमोजीनियस, है ना। तो इसमें क्या है, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, बट जो एक पार्ट है उसका, है ना, पॉपुलेशन का जो एक पार्ट है, ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स खुद में होमोजीनियस है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप। तो अब आप क्या करते हो, इन्हीं होमोजीनियस ग्रुप से आप क्या करते हो, लोगों को सेलेक्ट करते हो। ठीक है, इन्हीं होमोजीनियस से आप रैंडमली सेलेक्ट कर लोगे, इस जैसे पंजाब से कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, दिल्ली से सेलेक्ट कर लिया, हरियाणा से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन्हीं में आप सॉरी सॉरी ये जो मैं बता रहा था दैट इज, दिस इज स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, दिस इज स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूँ दिस इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक क्या है, nth टर्म के बाद, kth टर्म के बाद, है ना, आपने चूज किया, मतलब एक फिक्स्ड नंबर के बाद आपने चूज किया। मैंने बोला 10th के बाद, हर 10 लोगों के बाद, है ना, हर 5 लोगों के बाद, हर 10 लोगों के बाद, ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने रैंडम, दैट इज सिस्टमैटिक। स्ट्रैटिफाइड क्या है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, दैट इज स्ट्रैटिफाइड, कि पॉपुलेशन पूरी क्या है, हेट्रोजीनियस है, उसके अंदर की जितने भी ग्रुप्स हैं वो होमोजीनियस हैं, और उस ग्रुप्स में से क्या करते हो आप, सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है आपका प्रोपोर्शनेट,
और दूसरा होता है डिस्प्रपोर्शनेट। अब प्रपोर्शनेट डिस्प्रपोर्शनेट में सिंपली बात ये होती है कि मान लो हमारे पास पॉपुलेशन में 1000 लोग थे, ठीक है, और 1000 लोग मान लो इकोलॉजी के कोई हैं, कोई साइकोलॉजी के हैं, कोई हिस्ट्री के हैं, ऐसे मान लेते हैं, या छोड़ो, इकोलॉजी और साइकोलॉजी दो डिवाइडेड है ग्रुप्स, दो स्ट्राटास हैं, खुद में होमोजीनियस है ना। और इकोलॉजी का कितना है, 500 लोग इकोलॉजी में है और 500 साइकोलॉजी में है, ठीक है, तो 50% ये ले रहा है और 50% ये ले रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब आपको जो सैंपल लेना है, मान लो मुझे सैंपल लेना है 100, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 50% ऑफ लोग लूंगा इसके, है ना, फॉर बोथ, इको से भी 50, साइकोलॉजी के लिए भी 50, 50 कितना होगा 50, तो इकोलॉजी में 50, इसमें 50। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर मान लो ये 60% होता और ये 40% होता, तो फिर मैं क्या करता, इस 100 का 60%, इस 100 का 40%, 60 लोग 40 लोग, तो 60 लोग कहाँ पे जाते, इकोलॉजी में जाते, और 40 लोग कहाँ जाते, साइकोलॉजी में जाते। अगर ये यही 200 होता, मान लो 200 होता, तो यहाँ पे कितना होता 120, और ये होता 80, तो साइकोलॉजी में कितने लोग जाते, 80 जाते, और यहाँ पे 120 जाते। तो प्रपोर्शनेटली जैसे पॉपुलेशन में डिवाइडेड है, वैसे ही आप सैंपल में भी डिवाइड रखोगे। अगर पॉपुलेशन में कोई एक ग्रुप 20% हिस्सा ले रहा है, तो सैंपल का भी 20% हिस्सा उस ग्रुप का है, ठीक है। और डिस्प्रपोर्शनेट क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा, मान लो इको में पॉपुलेशन में 40 हैं और साइकोलॉजी में 60 हैं, बट आई डू नॉट केयर अबाउट कि वो पॉपुलेशन में कैसे हैं। मैं सैंपल में क्या करता हूं, मैं सैंपल में स्टिल 50% ही लेता हूं, 50-50 ही लेता हूं, ठीक है, सेम परसेंटेज लेता हूं सारे ग्रुप में, ठीक है, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेट। फिर है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। अब क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग क्या होती है, नाउ क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग इज कि यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट है, पहले ये याद रखो, है ना, और डिवाइडेड है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में, है ना। अब स्ट्रैटिफाइड में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रैटिफाइड में हम इस क्लस्टर के अंदर से लोगों को ले रहे थे, है ना, पर यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर्स को चूज करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सारे जितने भी स्ट्रैटा थे उनसे लोग ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे 30 क्लस्टर हैं उस ग्रुप के अंदर, पूरे पॉपुलेशन के अंदर 30 क्लस्टर है, तो इसमें से मैंने मान लिया 10 रैंडमली क्लस्टर चूज कर लिए, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इन 10 क्लस्टर्स के अंदर भी कुछ क्लस्टर होंगे, है ना, क्योंकि मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स क्या है, क्लस्टर है। इन सारे स्टेट्स में से मैंने 5 स्टेट्स ले लिए, बट इन 5 स्टेट्स के अंदर भी तो सिटीज हैं, तो ये सिटीज भी क्या है, क्लस्टर है। तो मैंने क्या करा, सिटीज को भी रैंडमली ले लिया 5। फिर इन 5 सिटीज के अंदर मान लो मुझे यूनिवर्सिटी पे करना था, तो मैंने क्या करा, यूनिवर्सिटी देख ली कि भाई डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का क्लस्टर है, वो ले लिया मैंने, है ना। तो फिर उनमें से ले लिया रैंडमली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लस्टर्स को चूज कर रहा हूँ, मैं ग्रुप्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप के अंदर से लूंगा, है ना। स्ट्रैटिफाइड में मैं ग्रुप्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सारे ग्रुप से ले रहा था, अब चाहे 10 हो 22 हो कितने भी हो, मैं सारे ग्रुप से सैंपल ले रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी क्लस्टर हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के अंदर के, उनमें से ग्रुप किसी भी ग्रुप्स को रैंडमली पकड़ रहा हूँ। 30 ग्रुप हैं तो 30 में से 5 को पकड़ लिया, 10 को पकड़ लिया। फिर उसके अंदर जो ग्रुप है वहां से भी मैंने रैंडमली ले लिए, फिर उनके अंदर जो ग्रुप है वहां से भी रैंडमली ग्रुप्स ले लिए, और उसके अंदर एकदम अगर कुछ आ जाता है, लोग बच जाते हैं, तो फिर मैं लोगों को लेता हूँ, ठीक है। तो दैट इज क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग, जिसको हम जियोग्राफिकल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और मल्टीपल लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसे सिर्फ स्टेट लेवल पे करते तो क्लस्टर एरिया होता, अगर आप इसको एकदम ही सिटी के लेवल पे ले जाके यूनिवर्सिटी पे ले जाते तो वो मल्टीपल लेवल पे हो जाता, है ना। तो वही है, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा रैंडमली आपने क्लस्टर्स लिए अंदर जाते जाते जाते, ठीक है। फिर है नॉन प्रोबेबिलिटी। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास चांस नहीं है, इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। मतलब मुझे पता है कि मुझे कौन सा इंडिविजुअल लेना है, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल बेस्ट रहेगा मेरी स्टडी के लिए, बिकॉज दैट पर्सन नोज, है ना, ये मुझे सही से आंसर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसी इंडिविजुअल पे जाता हूँ और उस इंडिविजुअल से सैंपल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस इंडिविजुअल का चांस कितना हो गया, 100% हो गया सिलेक्ट होने का।
तो हो गया ना, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी भी इंडिविजुअल की सिलेक्ट होने की, है ना, इक्वल। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे किससे लेना है, तो मैं डायरेक्टली उस पर जाके ले रहा हूँ, तो क्या हो गया, 100% हो गया ना उनका तो चांस। फिर है इंसिडेंटल सैम्पलिंग, क्या टाइप्स क्या है। अब इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज सिंपली अबाउट आपको जो भी मिल जाए आसपास आपके कन्वीनियंस पे, है ना, आप घर से बाहर निकले, जो मिला आपने ले लिया, ठीक है। आप अपने कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे, वहां जो दिखे वो मिल गए, आपने ले लिए, तो क्या हुआ, अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे आपने ले लिया, जो भी आपको बहुत रेडिली अवेलेबल थे, है ना, आसपास थे, आपने ले लिए। डज नॉट मैटर वेदर दे वर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, वेदर दे वुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडी और नॉट, आपको जो मिला आपने ले लिया, ठीक है। अब कोटा सैम्पलिंग क्या करता है, कोटा सैम्पलिंग आपका इंसिडेंटल का ही यूज करेगा, ठीक है। एंड वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट रैंडम, ठीक है। सो ठीक है, रैंडम नहीं है। सो कोटा क्या करेगा, कोटा आपका इंसिडेंटल का ही, कन्वीनियंस का ही यूज करेगा, और इट विल हैव अ पर्टिकुलर कोटा, फॉर एग्जाम्पल 50 का कोटा, है ना, 100 का कोटा, कि वो बोलना चाह रहा है कि मुझे अपनी पॉपुलेशन में ऐसे लोग चाहिए जो मान लो मेल और फीमेल है, मेल एंड फीमेल है, और मुझे इसके लिए 50 मेल चाहिए और 50 फीमेल चाहिए। नाउ आई एम नॉट डूइंग, अगेन ये रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डायरेक्टली गोइंग आउटसाइड, और मुझे जितने भी मेल मिलते हैं मैं उनको डाल देता हूँ, जितने भी फीमेल मिलते हैं उनको डाल देता हूँ, बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस। अगर मुझे बोल देता हूँ मैं, मुझे अडल्ट चाहिए और टीनेज चाहिए, तो अब मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे जो भी अडल्ट मिलते हैं, मैंने बोला है मेरा 50 का कोटा है अडल्ट का, तो मैं डाल देता हूँ। मान लो मेरा 10 का टीनेज का कोटा है, तो मुझे 10 टीनेज लोग जहां पे भी मिल जाते हैं मैंने डाल दिया, दैट इज कोटा। नाउ पर्पसिव इज ऑल्सो कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। नाउ इट इज कि आपका कोई एक पर्टिकुलर पर्पस है ना, आपको कोई पर्टिकुलर, मान लो आपको कोई ऐसे लोग चाहिए जिनका ब्रेकअप हो रखा है, तो आप क्या करते हो, आप उन लोगों को डायरेक्टली उन लोगों पे जाते हो और उन लोगों से सैंपल कलेक्ट कर लेते हो। सो पर्पसिव सैम्पलिंग इज कि मान लो एसिड अटैक विक्टिम्स पे आपको करना है, तो आप डायरेक्टली एसिड अटैक विक्टिम्स पे जाते हो और उनसे सैंपल कलेक्ट कर लेते हो, है ना, दैट इज पर्पसिव। तो आपको पता है कि आपको किस तरीके का सैंपल चाहिए, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप उस इंसान को सेलेक्ट कर लेते हो, जो भी आपको लगता है वुड बी द बेस्ट इन योर होल थिंग, है ना। नाउ देन वी हैव स्नोबॉल रैंडम सैम्पलिंग। नाउ स्नोबॉल सैम्पलिंग इज कि आप क्या करते हो, आप हिडन पॉपुलेशन, नाउ जैसे मैं कह रहा था कि ना, अगर आप एसिड अटैक विक्टिम्स पे जाना चाहते हो तो इट इज वेरी हार्ड टू रीच देम। तो आप क्या करते हो, अगर आप किसी इंसान को जानते हो who had been a part of this thing, right, they have been acid attack victims, आप उनसे जाके बोलते हो कि आप क्या करो भाई, आप ना, आपका कोई ग्रुप हो, आपका कुछ हो, तो प्लीज हेल्प मी फाइंड पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, है ना। तो उनसे बोलते हो कि 2 लोग आप अपने जैसे फाइंड करो, फिर उनसे आप बोलते हो कि आप भी फाइंड करो, है ना, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग किन किन पे इंक्लूड होता है, जो हिडन पॉपुलेशन होती है ना। तो आप क्या करते हो, आप जाके बोलते हो कि भाई मुझे ना सैंपल चाहिए एंड देज आर वेरी हार्ड टू फाइंड, एंड कैन यू डू यू नो एनी ग्रुप, है ना, जहाँ पे मिल जाएंगे, क्या आप किन्हीं इंसानों को जानते हो, अगर आप जानते हो तो प्लीज टेल देम दैट आई एम डूइंग अ रिसर्च, है ना, एंड उनसे बोलो कि मुझे उनका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। एंड फिर फिर क्या करोगे, आप उन पे जाओगे, नहीं तो वो आप पे आएंगे, फिर आप उनसे लोगे, फिर आप उनसे बोलोगे आप भी अपनी सर्कल से किन्हीं से अगर कोई हो तो आप ढूंढ दो। तो आप क्या कर रहे हो, हिडन पॉपुलेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज वेरी हार्ड, ठीक है। देन वी हैव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होती है जो आपने बनाई ठीक है, एक अजम्पशन होती है जो आपने बनाई है ना। अब ये जो अजम्पशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से बनती है, आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया होगा वहीं से आपने जो भी चीजें अंडरस्टैंड करी होगी उसी के बेसिस पे आपने अजम्पशन बनाई है। नाउ दिस अजम्पशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट योर कंक्लूजन, है ना, इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट योर कंक्लूजन विच इज टेंटेटिव, है ना, कंक्लूजन विच इज टेंटेटिव। वाई इट इज टेंटेटिव, क्योंकि आप इसी को प्रूव करने बैठे हो या इसी को वो करने बैठे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, बट जरूरी थोड़ी है होगा, है ना।
इट कुड बी दैट इट माइट नॉट हैपन, तो दैट इज वाई इट इज टेंटेटिव। आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, है ना, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, बोथ थिंग्स कैन हैपन। नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें क्या है, इस अजम्पशन में आप रिलेशन दिखाते हो कि भाई ये वेरिएबल का इस पे इतना इम्पैक्ट होगा, ये दोनों वेरिएबल ऐसे रिलेटेड है, तो आप रिलेशनशिप भी सजेस्ट करते हो कि होगी इनके बीच में रिलेशनशिप। देन वी हैव टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में क्या आता है, नल आता है, अल्टरनेट आता है, H0 H1। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता इन दोनों ग्रुप्स के बीच में या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, है ना। देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नथिंग बिटवीन देम, है ना। एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं रखते एक दूसरे से, ना ही दोनों पे कोई एज सच इम्पैक्ट है। अल्टरनेट ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट कि देयर इज अ इम्पैक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है। अब अल्टरनेट क्या करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, हमेशा याद रखना। और नल क्या करते हो, आप बोलते हो फेल टू रिजेक्ट, है ना। अल्टरनेट क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो रिजेक्ट करोगे। ऑन दी अदर हैंड नल में क्या बोलते हो, फेल टू रिजेक्ट, मैं फेल हो गया रिजेक्ट करने, है ना। उसका मतलब क्या है, नल वॉज राइट, बट हम लिखते नहीं है वी एक्सेप्ट द नल, इंस्टेड वी राइट फेल टू रिजेक्ट, वी हैव फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नाउ आपकी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना, ये भी आप क्या है, आपकी दो तरीके से होती है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल को वन टेल कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल को टू टेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो दो टेल अगर हम बनाएं, ये एक टेल है मान लो और ये एक टेल है मान लो, ठीक है, ये दो टेल्स हैं, तो ये दोनों टेल्स अलग डायरेक्शन में है ना, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो इससे क्या एक डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है किसी एक डायरेक्शन के बारे में, दोनों ही तरफ डायरेक्शन है, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आपके हाइपोथेसिस की, वो दोनों तरफ स्विंग कर रहा है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ रिलेशन बता रहा है वो, कि हाँ भाई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बट ये नहीं बता रहा कि डिफरेंस किस तरीके का है, रिलेशन किस तरीके का है। वो ये नहीं बता रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बस ये बता रहा है कि डिफरेंस है, रिलेशन है। ठीक है, ये नहीं बता रहा कि किस तरीके का है, किस डायरेक्शन में। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्शन है, अगर मैं बोल दूं पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको अब क्या मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। अब ये नहीं है कि नेगेटिव में भी जाएगा तो होगा कुछ, नहीं। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अपनी अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन बनाई थी, है ना। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, कि वो एक डायरेक्शन की बात करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्स इम्पैक्ट या बेटर इम्पैक्ट, है ना, ऐसे। देन इसके बाद आता है हमारा एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। इससे पहले आप समझो कि सिग्निफिकेंस वैल्यू और पी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस वैल्यू इज अ क्राइटेरिया जो आप पहले से सेट करते हो अपनी स्टडी करने से पहले। आप बोलते हो मेरा क्राइटेरिया है 0.05 का, ठीक है, दिस इज माई क्राइटेरिया। ठीक है, अब आप बोलते हो कि अगर इस क्राइटेरिया से नीचे कोई वैल्यू आती है हमारे पी वैल्यू की, हमारी रिसर्च की वैल्यू नीचे आती है, तो दैट विल बी ओके, एविडेंस है, वी कैन रिजेक्ट आर नल एंड वी कैन एक्सेप्ट आर अल्टरनेट। ठीक है, ये आप बोलते हो ना। 0.05 का मतलब क्या है, 0.05 का सिंपली ये मतलब है कि अगर आप बार बार रिसर्च कर रहे हो, है ना, और आपने सैंपल लिया, मान लो आप सैंपल लेते हो और सैंपल आप 100 बार रिसर्च करते हो, 100 बार रिसर्च करने के बाद आप 100 बार सैंपल लेते हो, 100 बार आपने डिफरेंट 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 सैंपल लिए, तो इसमें से क्या हुआ, वो बोलता है कि 5 बार, है ना, 5%, 5 बार क्या होगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एक्सट्रीम सैंपल, है ना, कंफाउंडिंग की वजह से आएगा। सिंपली अगर मुझे बोलना हो तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो सिर्फ कंफाउंडिंग की वजह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही कोचिंग और साइकोलॉजी का स्कोर। ठीक है, अब कोचिंग का जो इम्पैक्ट है वो साइकोलॉजी के स्कोर पे आ रहा है,
वे ग्रेट। वो बोल रहा है 95% ऑफ टाइम्स, 95 टाइम्स क्या हो रहा है, कोचिंग का ही इम्पैक्ट है साइकोलॉजी के स्कोर्स पे। बट 5% ऑफ टाइम्स या 5 बार इट वॉज नॉट द कोचिंग विच लेड टू साइकोलॉजी स्कोर्स इंक्रीज, इंस्टेड इट वॉज इंटेलिजेंस। है ना, क्या हुआ, एक्चुअली में जिन लोगों को कोचिंग दी जा रही थी वो बहुत वैसे इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट थे। तो अगर आप कोचिंग ना भी देते तो उनके साइकोलॉजी का स्कोर बढ़ जाता। ठीक है, तो अब ये 5% टाइम या 5 बार जो आपने सैंपल लिया है, वो 5 बार सैंपल लेने पे किस तरीके के लोग आपको मिले, आपको हाईली इंटेलिजेंट लोग मिले। और ड्यू टू हाईली इंटेलिजेंट, बीइंग सो इंटेलिजेंट, इसने क्या कर दिया, कंफाउंड कर दिया, और साइकोलॉजी का स्कोर अब बढ़ रहा है, हो सकता है बढ़ रहा है इंटेलिजेंस की वजह से, ना कि कोचिंग की वजह से। है ना, तो दैट इज द थिंग। तो ये कितना बोलना चाह रहा है कि ये जो एरर है, ये जो कंफाउंडिंग एरर है, ये मैं बस 0.5 तक रखना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक तरीके से फॉल्स पॉजिटिव हो रहा है। और क्या हो रहा है ना, ड्यू टू इंटेलिजेंस, ड्यू टू इंटेलिजेंस, है ना, गलती से साइकोलॉजी के स्कोर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में तो कोचिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आया, है ना, एक्चुअली में कोचिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आया। नल हाइपोथेसिस होनी चाहिए थी, ठीक है ना, नल होनी चाहिए थी ना, ठीक, क्योंकि कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया कोचिंग का। है ना, इम्पैक्ट किसका आया, इंटेलिजेंस का आया, और इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट आने की वजह से साइकोलॉजी का स्कोर बढ़ गया। और साइकोलॉजी के स्कोर बढ़ने की वजह से हमें लगा कि भाई कोचिंग का इम्पैक्ट है, बट उसका था ही नहीं, इंटेलिजेंस का था। तो यही चीज क्या होती है, यही चीज आपकी टाइप 1 एरर भी होती है, फॉल्स पॉजिटिव भी होती है। फॉल्स पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द डे इज सिंपली सिग्निफिकेंस वैल्यू अल्फा। वाई वी आर डिनोटिंग विद अल्फा, हमने समझ लिया। 0.05 क्यों रखते हैं ये भी हमने समझ लिया। इसका मतलब क्या है, फॉल्सली पॉजिटिव दिखा दिया। मतलब जो आपका अल्टरनेट आ रहा है, जो ठीक, ये अल्टरनेट आप देख रहे हो कि मेरी अल्टरनेट ठीक है, वो किस वजह से है, वो कंफाउंडिंग की वजह से है। ठीक है, जीरो, और वो कंफाउंडिंग मैंने कितने लेवल पे ली है, 0.05 के लेवल पे ली है। ठीक है, अब मान लो आपकी पी वैल्यू है। अब पी वैल्यू क्या है, आपकी एक्चुअल रिसर्च की कितनी है। ठीक है, क्राइटेरिया मेरा 0.05 था, एक्चुअल रिसर्च में कितना आया, मान लो एक्चुअल रिसर्च में 0.06 आया। तो ये क्या है, पी वैल्यू ज्यादा है उस क्राइटेरिया से, इसका मतलब मेरा टाइप 1 एरर ज्यादा है, मेरा फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा है। मतलब मेरा जो भी ये साइकोलॉजी का स्कोर बढ़ा है, वो इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ा है, 6 बार, 6% ऑफ टाइम्स कंफाउंडिंग की वजह से बढ़ा है ना। और मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दूंगा। अगर 0.04 होता तो उसका मतलब क्या होता, अब मेरा क्राइटेरिया से कम आ रहा है ना, तो क्या है, मेरी 4% ही या 4 बार ही कंफाउंडिंग की वजह से चेंज आ रहा है। सो इट इज ऑल गुड, इट इज ग्रेट। ठीक है, मेरे क्राइटेरिया से कम आ रहा है, बढ़िया, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि हाँ फॉल्स पॉजिटिव आ जाए, कंफाउंडिंग की वजह से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 96% ऑफ टाइम्स तो भाई एक्चुअली में कोचिंग की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज टाइप 1 एरर, है ना। नाउ वी हैव टाइप 2 एरर। नाउ टाइप 2 एरर इज कि अब क्या हो गया, अब दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स नेगेटिव। आपने क्या बोला कि जो नल थी ना वो ठीक थी, नल ठीक थी, मतलब कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता था, देयर वाज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने ये बोला। ठीक है, बट एक्चुअली में देयर वाज अ डिफरेंस, एक्चुअली में अल्टरनेट ठीक थी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू ली थी, आपने जो अपना टाइप 1 एरर लिया था, वो मान लो आपने घटा दिया, वो आपने 0.01 कर दिया, है ना। और आप 0.01 पे कह रहे हो कि भाई मैं तो तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप 0.01 पे पहुंचोगे, मतलब 99% आपका एविडेंस होगा, और 0.01%, 1% आपका क्या होगा, कंफाउंडिंग एरर होगा, मैं तो तभी एक्सेप्ट करूंगा, वरना तो नहीं। भाई डज दैट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस। अगर आपसे बोला जाए कि आप टॉपर तभी हो जब आपके 99% आ रहे हैं, तभी आपको आता है कुछ साइकोलॉजी में, उसका कोई सेंस बनाता है, नहीं बनाता। अगर आपके 95% थे तो इसका मतलब भी तो है कि आपको आता है, देयर वाज समथिंग, देयर वाज अ डिफरेंस। तो वही चीज है कि इसमें क्या हुआ, कि इसमें फॉल्स नेगेटिव में आपने क्या करा कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ रिलेशन, देयर वाज अ इफेक्ट, देयर वाज कि हाँ आपको साइकोलॉजी आती थी, बट उसने बोला आपको साइकोलॉजी नहीं आती क्योंकि आपने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया, आपने 0.01 पे पहुंचे नहीं आप,
उससे कम लाए नहीं आप, तो आपका मान लो पी वैल्यू 0.02 था, तो हमने बोल दिया कि आप तो ठीक ही नहीं हो। क्यों नहीं हो ठीक? 0.02 इज सच अ गुड एविडेंस कि हाँ। बट जस्ट बिकॉज आपने अपना अल्फा कम कर रखा था उसकी वजह से क्या होगा? टाइप 2 एरर हो गया, फॉल्स नेगेटिव दिखाना पड़ा, हमें दिखाना पड़ा कि अल्टरनेट ठीक नहीं थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर घटा दी जाए तो टाइप 1 एरर जो होगी वो कम हो जाएगी, बट टाइप 2 एरर तो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपने अब क्राइटेरिया मान लो, अब आपकी कट ऑफ जो थी 295 है, ठीक है, अब 295 कट ऑफ है और कोई इंसान 290 ला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 290 वाले को कुछ आता नहीं है ना। बट ये क्या बोल रहा है कि भाई जो 295 ला रहा है उसे ही सब कुछ आता है, मैं तो उसे एक्सेप्ट करूंगा, 290 वाले को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना। तो फिर हो गया ना। आपने क्या बोला? आपने टाइप 2 एरर कर दी ना। आप, इवन दो दैट पर्सन न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट पर्सन वाज अ टॉपर, दैट पर्सन न्यू साइकोलॉजी थ्रू थॉरली, स्टिल यू आर सेइंग ही दैट पर्सन डज नॉट नो, स्टिल यू आर सेइंग कि नल हाइपोथेसिस ठीक है। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपका जो टाइप 1 एरर था, जब आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू था, वो आपने कम कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना। अब पावर ऑफ द टेस्ट क्या होती है? पावर इज 1 माइनस बीटा, ठीक है। बीटा क्या होता है? ये टाइप 2 एरर, है ना। तो पावर क्या होगी? कि पावर का मतलब ये है कि आपकी टेस्ट में, है ना, आपकी रिसर्च में इनफ पावर है टू शो दैट देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस, है ना। आपका सैंपल साइज इतना पावर रखता है कि वो दिखा दे, है ना, कि वो दिखा दे कि एक्चुअली में पावर है, एक्चुअली में डिफरेंस है जब वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। पावर कितनी होनी चाहिए? 0.80, कम से कम पावर होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू शो। ज्यादा से ज्यादा आपकी टाइप 2 एरर 0.20 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंपली, है ना। तो पावर क्या होता है? दैट इट इज एबल टू शो दैट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रिलेशन व्हेन देयर इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। अगर एक्चुअली में है तो ये दिखाए, पावर अच्छी होगी सैंपल की तो वो दिखा पाएगा। और पावर बढ़ेगी कैसे? अगर आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल लोगे तो पावर बढ़ेगी, तो सैंपल बढ़ाने पे क्या होगा? पावर बढ़ेगी, टाइप 2 एरर भी घटेगी, है ना। उसके अलावा इफेक्ट साइज अगर बड़ा होगा, मतलब डिफरेंस अगर बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि किसी की हाइट के बीच में बस 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, दैट इज स्मॉल, स्मॉल इफेक्ट साइज। अगर मैं बोलता हूं कि दो ग्रुप्स के बीच में हाइट का 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, तो दैट इज लार्ज इफेक्ट साइज। मतलब क्या है कि जो भी दो वेरिएबल की जो भी आपकी मीन आ रही है, जो भी दो ग्रुप्स हैं उनके जो मीन आ रहे हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस होने का मतलब क्या है? बड़ा इफेक्ट साइज है। बड़ा इफेक्ट साइज होने का मतलब क्या है? कि आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना। 1 सेंटीमीटर में आप क्या बोलोगे कितना डिफरेंस है? बहुत छोटा है वो, ठीक है, कुड बी बिकॉज ऑफ कंफाउंडिंग थिंग्स, है ना। बट जब 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा डिफरेंस है तो या दैट कैन इजिली बी सीन। तो इफेक्ट साइज अगर बड़ा है तो पावर भी ज्यादा होगी। और इफेक्ट साइज बढ़ता कैसे है? इफेक्ट साइज बढ़ाने के लिए सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सर ये सब याद रखना, ठीक है। अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा दोगे तो क्या होगा? सिग्निफिकेंस लेवल के बढ़ने पे टाइप 1 एरर घट जाएगी, है ना। और सॉरी, टाइप 1 एरर बढ़ जाएगी और आपकी पावर बढ़ जाए, पावर जो है बढ़ जाएगी और टाइप 2 एरर घट जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो भी हमने अभी देखा, राइट। अब हम क्या देखेंगे? अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सब सवालों को करना कैसे है, ठीक है, इन सब को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस में कैसे दिखते हैं ये, राइट। एंड ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, ये सब चीजें करने के लिए हम हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, राइट। एंड नाउ बिफोर दैट, अगर आपको भी हमारे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो व्हाट यू कैन डू, you can go to our website. On this website, when you go down, you can see these are our toppers, right? CUTPG 2025 toppers. We had people who scored 290 above, right? 290 above, all India 1 rank, all India 2 rank, all of them have come from our batches, right? Not just that, recent Christ University students who have cleared their exams for Bangalore campus, they have also come from our institute, right? Other than that, we have toppers from GATE, right? We have toppers from UGC net,
We have toppers from RCI licensed courses. Everyone have been a part of our institute, right? Other than that, we also provide different courses. You can also go to our web page. You can also go to our app. There you can also solve questions, right? You can also go through all our books. We have CUTPG books which have two different edition. In there you will find one book with all the MCQs, everything, and one will be the understanding based whole thing, right? And other than that, we have different courses. We have Brahmast, as I told you, 70 plus 80 plus mock tests for you, one shot revision classes will be there, right? One-on-one sessions that if you want, right? Everything is there. There is Brahmast, there is Christ, right? We have all the courses that you want. Brahmastra is right now going on, right? It is a revision and we are almost reaching the end of it, right? Now let me show you how we can. So if you go to more services, there you will find free quizzes. Now here in few free quizzes, what you can do, you can just scroll down and you will find research and statistics important topic. You can also solve it with me. You can just click on that and you will be able to go to the test. Other than that, if you are on a mobile phone, you just open the home screen, right? There on the left hand side, you will find free materials. Then you go to test. There you will find the test that you want to do, right? Other than that, if you do not want to solve all these, if you want a book, you can also purchase a CUTPG book and a two sets book. There is everything that you want, right? And it will actually boost your score, right? They have not just the MCQs, they have all the solutions there, right? You are not just getting the MCQs, you are getting all the solutions there with the insights and how to solve those questions as well, right? Even if you see our uh, courses, for example our Brahmastra crash course, there you will find all the exams, right? All the CUET PG previous year exams papers. You will find mock tests, right? Different unit wise mock tests, mega tests, right? Almost 80 plus exams are there, right? And every exam is happening, right, at three different time in a day. So you are giving three different exam in a day, so you can deal with the pressure that comes with the exam, right? At the same time, you are not just getting that, you are also getting analytical part of it, right? You can just analyze all the things. You can see, you will get this kind of analysis, right? You can see what your scores are, you can compare with other people, what questions other people have done wrong. You can see what wrong things that you have done, how you can improve it. There will be answers there. So it is not just about doing questions, it's also about analysis, which you will get by doing these mocks from our website. Right now, let's start with our own test and understand how this happens and everything, right? So if you see, right, the questions are there. Now let's solve these. What you will do, you will pause the whole thing and you will try to solve those questions, and after that we will move on, right? मैं pause कर दूंगा, ठीक है? आप लगाना, then आप फिर हम आगे बढ़ेंगे. So if you decrease the significance value, what happens to the type 2 error? है ना, आप pause कर लेना, मैं लगा देता हूँ. ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि अगर आपकी टाइप 1 एरर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से 0.01 हो गई, तो क्राइटेरिया क्या है, एक तरीके से बढ़ गया. आपसे बोला जा रहा है कि कट ऑफ बढ़ गई. अब आप अगर कट ऑफ से कम ला रहे हो तो आपको कुछ नहीं आता, है ना? मतलब अल्टरनेट गलत है, आपको कुछ नहीं आता, नथिंग यू नो, नल, ठीक है? डज नॉट मेक सेंस, राइट? सो टाइप 2 एरर क्या होती है, बढ़ जाती है ना? अगर आप सिग्निफिकेंस वैल्यू घटा दो तो टाइप 2 एरर बढ़ जाएगी. Then, a clinical psychologist evaluating a new therapeutic intervention, if the study concludes that therapy is highly effective in reducing depressive symptoms, when in reality it absolutely has no effect compared to a placebo, what type of error has been committed? Again, pause करना, ठीक है? मैं लगा रहा हूँ, आप pause कर लेना. ठीक है, वो क्या बात कर रहा है कि आपका जो था वो थेरेपी जो थी, इंटरवेंशन जो था, वो दिखा रहा था कि ये बहुत इफेक्टिव है डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए, बट इन रियलिटी इट डिड नॉट डू एनीथिंग. इंस्टेड इट वाज द प्लेसिबो, जिससे थोड़े सिम्टम्स बेटर हुए, है ना? तो फॉल्स पॉजिटिव, गलती से पॉजिटिव दिखाया,
ठीक है, which of the following defines the statistical power of a test? The probability of accepting a true null hypothesis, right? The probability of making a type 1 error, the probability of correctly rejecting a false null hypothesis, the probability of making a true type 2 error. पॉज कर लो, मैं लगा दूंगा. नाउ पावर क्या है? अगेन अंडरस्टैंड, probability of accepting a true null hypothesis, no, that is not power, है ना. पावर क्या है? पावर ये होती है कि आपकी सैंपल साइज इनफ है टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस, मतलब अल्टरनेट ठीक है जब वो ठीक होनी चाहिए थी. तो उसी को अगर आप घुमा फिरा के बोलते हो तो इट इज जस्ट सिंपली दैट यू आर रिजेक्टिंग योर नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज रॉन्ग, है ना. तो आप करेक्टली रिजेक्ट कर रहे हो अपनी नल हाइपोथेसिस को जब वो गलत थी, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई, है ना. A teacher uses a computer to pick 50 students from a school list. What is this called? Stratified sampling, convenience sampling, simple random sampling या systematic sampling, है ना. पॉज कर लेना, मैं लगाता हूं. ठीक है, वो बोल रहा है कि आप कंप्यूटर में डाल के रैंडमली 50 लोगों को पिक कर रहे हो बेस्ड ऑन अ लिस्ट, स्कूल लिस्ट दैट यू हैव. तो इसमें क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, रैंडमली फाइनाइट पॉपुलेशन है, स्कूल लिस्ट है, उससे रैंडमली आप कलेक्ट कर रहे हो, है ना. फिर बोला जाता है रिसर्चर स्टडीइंग अ रेयर डिसीज, है ना. A researcher studying a rare disease asks current patients to recruit other patient. What is this? Cluster, quota, snowball and stratified. मैं पॉज कर रहा हूं, आप लगा देना. राइट, इट इज स्नोबॉल. राइट, वाई इट इज अ स्नोबॉल? जैसे मैंने बात करी कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत हार्ड टू फाइंड है, दे हैव अ रियर डिसीज, राइट, दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड. तो आप क्या करते हो, जो पहले से ही पेशेंट्स हैं उनसे पूछते हो कि आपको अगर कोई जानते हो तो आप उनको रिक्रूट कर लो, क्योंकि दे आर हिडन पॉपुलेशन, रेयर पॉपुलेशन, राइट. एंड अगर आपको ऐसे ही और मॉक सॉल्व करने हैं तो अगेन यू कैन टेक अप आवर Brahmas crash course. It has again 80 plus tests that will actually help you understanding how questions come, right. It is not just about doing the question, it also teaches you कि भाई किस level की difficulty होगी and how we should deal with it, how we should deal with the pressure of doing tests at those times, right. Other than that, there is also CUT books, right, that I have told you. It has all the previous year papers of different universities. Not just that, you have previous year CUT PG exams paper, DUT PG exams paper. There are different curated section wise tests for every unit, right, so that you can boost your performance and not just understand कि क्या चीजें हैं, you should also understand how to apply it, right. Now next question is, which of the following will increase the statistical power of a study? हमने अभी पढ़ा है, decreasing sample size, lowering the alpha using non-random, increasing sample size. ठीक है, इट विल बी इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. अगर आप सैंपल साइज घटा दोगे तो पॉपुलेशन को पकड़ नहीं पाएगा, तो ज्यादा पावर कम हो जाएगी. अल्फा लोअर कर दोगे तो हमने जैसे बात करी टाइप 2 एरर बढ़ जाएगी, तो कोई वो ही नहीं है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग कैसे होगा, है ना, आपको रैंडम लिंक कटनी पड़ेगी. फिर अगर आप सैंपल बढ़ा देते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग पॉपुलेशन के आ जाते हैं, तो डिफरेंस देखना भी ईजी हो जाएगा, है ना, डिफरेंस फाइंड करना भी ईजी हो जाएगा क्योंकि वो पॉपुलेशन से बहुत मैच करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज, यू डिवाइड अ स्कूल इनटू ग्रुप्स, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड यू रैंडमली पिक फ्रॉम ईच. किस तरीके की सैम्पलिंग होगी? स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिंपल, पर्पसिव. आप लगा लेना, है ना, पॉज करके मैं भी लगा रहा हूँ. सो इट इज स्ट्रैटिफाइड. व्हाई? इट इज सेइंग क्योंकि आपने अपने स्कूल को, स्कूल पूरा क्या था, हेट्रोजीनियस था क्योंकि ग्रुप्स में डिवाइडेड था. फिर उस ग्रुप के अंदर से आपने रैंडमली पिक कर लिया, और वो क्या बोल रहा है, ईच ग्रुप से पिक किया. ये नहीं बोल रहा कि ग्रुप्स पिक किए हैं आपने, वो बोल रहा है
रैंडमली आपने ईच ग्रुप से पिक किया, ये नहीं कि उसने बोला कि सिर्फ टीचर का और स्टाफ का ले लिया, स्टूडेंट्स का नहीं लिया, बस 2 क्लस्टर्स ले लिया, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला है, ईच ग्रुप से आपने पिक किया है, ना कि ग्रुप को पिक किया है, आपने ग्रुप के अंदर को रैंडमली पिक किया है। A researcher wants 50 men and 50 women for a quick survey and picks the one they find. What is this? Stratified, quota, cluster? ठीक है, मैं लगा रहा हूं। सो इट इज कोटा, है ना। वाई इट इज कोटा? बिकॉज हमने क्या करा, हमने एक कोटा रखा था कि मुझे 50 लोग चाहिए, विच आर मेन एंड वुमेन, है ना। और मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही पिक कर लिया, रैंडमली नहीं किया, मेरे पास लिस्ट नहीं थी। हमेशा याद रखना, रैंडम सैम्पलिंग में की लिस्ट होती है जिसमें से आप करते हो। यहाँ पे मैंने रैंडमली नहीं किया है अपने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से। मैंने क्या किया, मुझे जो मिल रहे हैं उनको ले लिया। अब जरूरी नहीं है वो मेरी पॉपुलेशन का पार्ट हो जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ या ना हो। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ इट। आपने क्या करा है, आपने ऐसे ही लोगों को ले लिया कन्वीनियंस पे जो आपको मिले, है ना, और आपने अपना कोटा फिल कर दिया। नाउ हाउ डज द इफेक्ट साइज इम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल पावर? ये भी अभी पढ़ा। अ लार्ज इफेक्ट साइज डिक्रीजेस पावर, अ लार्ज इफेक्ट साइज इंक्रीजेस पावर, effect size has absolutely no impact on power, effect size only changes the final p value। आप पॉज कर लेना, मैं लगाता हूं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना, और क्या चाहिए, छोटा डिफरेंस ढूंढने में फाइंड मुश्किल होगा ना, बट ज्यादा बड़ा साइज होगा, ज्यादा बड़ा इफेक्ट साइज होगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा दो ग्रुप्स के बीच में, तो दैट विल बी इजियर टू फाइंड। अगर वो इजियर टू फाइंड है तो ऑब्वियसली वो सैंपल का पावर भी बढ़ा देगा ना। पावर है क्या, कि अगर आपका कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो आपका सैंपल उस डिफरेंस को दिखा पा रहा है ना। अगर आपका इफेक्ट साइज बड़ा है, डिफरेंस बड़ा है, तो इजीली आप देख भी पाओगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक इंसान 5 फुट 5 इंच का है और 5 फुट 6 इंच का है, और आप मुझे उसे देख के बताओ कि आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं दिख रहा डिफरेंस, बिकॉज द इफेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, डिफरेंस नहीं देख पा रहे आप। बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6 फुट का लंबा लौंडा और एक 5 फुट 5 इंच का लड़का, और आपको दोनों से देखते हो और बोलते हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस देख पा रहे हो तुम, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस बड़ा है ना। इफेक्ट साइज बड़ा है, इफेक्ट साइज बड़े होने का मतलब आप इजिली डिफरेंस देख पा रहे हो, इजिली रिलेशनशिप बता पा रहे हो। अगर आप बता पा रहे हो तो क्या होगा, पावर बड़ी होगी, और आपका टाइप 2 एरर भी तो फिर कम हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 10। In a trial, jury assumes that defendant is innocent until proven guilty. अब if jury wrongly convicts a truly innocent person, what statistical error did they make? है ना, अगर आप कर लेना, है ना। वाई टाइप 1 एरर, वो कह रहा है कि जूरी ने क्या करा, रॉन्गली एक इनोसेंट बंदा। अब इनोसेंट बंदा क्या है, एक नल हाइपोथेसिस है इनोसेंट, क्योंकि वहां पे, है ना, किसी भी आप लॉ के उसमें जाते हो, किसी भी ट्रायल में घुसते हो, तो वहां पे अल्टरनेट अजम्पशन क्या है कि ये बंदे ने कोई क्राइम किया होगा, है ना। नल क्या है कि इनोसेंट होगा। तो उसने क्या करा, उसने रॉन्गली बोल दिया, है ना, फॉल्सली बोल दिया कि ये जो इनोसेंट बंदा था ना, इसने कुछ ना कोई क्राइम किया है। तो क्या होगी, फॉल्स पॉजिटिव हो गई, टाइप 1 एरर हो गई। तो वही है, दैट इज अ टाइप 1 एरर। उसने इनोसेंट बंदे को, नल हाइपोथेसिस ठीक थी, उसको बोल दिया कि तूने क्या करा है, क्राइम करा है, तुझे मैं कन्विक्ट कर रहा हूं, है ना। तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर कर दी उसने, फॉल्सली पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड यही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के मिलते हैं और यही चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको एज लॉन्ग एज ये सारी चीजें पता है, यू विल बी एबल टू डू मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ इन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अदर देन दैट इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में। ठीक है, एंड यू कैन चेक, यहाँ पे क्या होगा, जब आप चेक करोगे तो आपको अपनी समरी यहाँ दिख जाएगी, है ना। अभी मेरी तरफ से नहीं दिखेगी, दिस इज फ्रॉम आर ओन थिंग, तो हमें नहीं दिखती है, बट आप जब करोगे आपको अपना दिखेगा, है ना। जब आप टेस्ट एनालिसिस खोलोगे तो टेस्ट एनालिसिस में, एज आई टॉक अबाउट, यू विल बी एबल टू सी योर रैंक्स, योर स्कोर, आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्या एक्यूरेसी थी, कितना परसेंटाइल था। यू विल बी एबल टू कंपेयर बिटवीन अदर रैंकर्स, औरों ने क्या स्कोर किया, एवरेज क्या है, मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, क्वेश्चन कितने लोगों ने कौन सा गलत किया, कौन सा छोड़ा। सो एवरीथिंग यू कैन सी, एंड दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी
एक्चुअली में गलतियां कहाँ हो रही है हर इंसान की, नॉट जस्ट यू। हर इंसान किस पर्टिकुलर टॉपिक में अटक रहा है, ये प्रॉब्लम हमें अगर पता चल सकती है तो हम फिर उस पर काम कर सकते हैं। सो दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेयर यू विल हैव टू वर्क मोर, है ना, एंड वेयर एवरीवन एल्स इज डूइंग बेटर एंड वेयर एवरीवन एल्स इज मेकिंग अ मिस्टेक, राइट। सो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे करना चाहिए, right? Okay, and with this we are ending our research and statistics important part, right? And these are the things that you have to do anyhow, क्योंकि ये आते हैं, right? And I hope that I will see you again with our psychological testing important parts, and we will understand कि उसमें क्या है and what are the important questions there, and I hope to see you back again. Thank you guys.